नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुपम भट्ट और आप देख रहे हैं कानून की बात अनुपम के साथ में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे दस्तावेज जो कानून की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, उस दस्तावेज के संबंध में बात करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अधिवक्ता पत्र या वकालतनामे की। तो ये अधिवक्ता पत्र और एक वकालतनामा जो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझें कि कोई प्रकरण जो किसी न्यायालय में लंबित है या किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है, उस प्रकरण में सुनवाई करने का या पक्ष रखने का सबसे प्रथम अधिकार किसका होता है? तो सबसे प्रथम अधिकार होता है उस पक्षकार का जिसे उस प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। फिर चाहे वो वादी हो, प्रतिवादी हो, अभियुक्त हो या शासन की ओर से प्रस्तुत कोई अधिवक्ता हो या कोई वादी अनावेदक हो या अनावेदक हो, तो सबसे पहला अधिकार होता है उस व्यक्ति का जो उसमें पक्षकार है। पर किसी कारणवश वो पक्षकार जो है वो कानूनी प्रक्रियाओं को नहीं समझता है या कानून की जो ज़रूरतें हैं या किसी प्रकरण को लड़ने के लिए जो आवश्यक प्रावधान है यदि उनको जानता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से प्रकरण में उपस्थित होने, कार्यवाही करने के लिए नियुक्त करता है। और उसके लिए किसको नियुक्त किया जा सकता है? तो उसके लिए नियुक्त किया जा सकता है किसी अधिवक्ता को। तो इस संबंध में जो प्रावधान हैं वो प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि एडवोकेट एक्ट 1961 ये प्रावधान करता है कि जब तक अधिवक्ता पत्र या वकालतनामा निष्पादित नहीं किया जाता, तब तक कोई भी व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता। इसी प्रकार के प्रावधान जो हैं वो सीपीसी में भी किए गए हैं। तो सीपीसी का आदेश 3 अधिवक्ता या प्लीडर की नियुक्ति के संबंध में है। पर एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एडवोकेट एक्ट 1961 में लागू किया गया, जबकि सीपीसी और भी अन्य एक्ट जो हैं वो इस एक्ट से लागू होने के पहले किए गए थे। तो उस समय संबंध में अधिवक्ता नियुक्त होने के प्रावधान दिए गए थे। तो उस समय स्पष्ट रूप से अधिवक्ता न हो के प्लीडर या वकील के रूप में प्रावधान थे, क्योंकि उस समय में कई प्रकार के वर्ग होते थे जिन्हें अधिवक्ता कहा जाता था, अधिवक्ता के रूप में कार्य करते थे। पर इसके बाद सीपीसी में बताया उन्होंने कि कोई व्यक्ति जो है अधिवक्ता के रूप में यदि न्यायालय में उपस्थित हो रहा है तो उसे नियुक्त होना आवश्यक है। अब यदि हम देखें कि वकालतनामा या अधिवक्ता पत्र किसके द्वारा दिया जा सकता है, तो वकालतनामा या अधिवक्ता पत्र प्रकरण के पक्षकार, जो भी प्रकरण में पक्षकार है, उसके द्वारा किसी अन्य अधिवक्ता को दिया जा सकता है। पर यदि प्रकरण का जो पक्षकार है वो किसी प्रकार से सक्षम नहीं है या नाबालिग है, तो उसकी ओर से उसका संरक्षक या उसका वाद मित्र जो है प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति अधिवक्ता को अधिवक्ता पत्र निष्पादित करके दे सकते हैं। अब सबसे पहली बात, अब ये अन्य बात आई कि वकालतनामा या अधिवक्ता पत्र दिया किसे जा सकता है। तो जैसा भी मैंने आपको बताया था कि इस एक्ट के लागू होने के पहले अलग अलग प्रावधानों में, अलग अलग एक्टों में जो किसी पक्षकार की ओर से उपस्थित होते थे, जो न्यायालयीन प्रक्रिया को समझते थे, उनके अलग अलग नाम दिए गए। जैसे अटॉर्नी दिया गया, प्लीडर दिया गया और वकील दिया गया। तो ऐसे सारे प्रावधानों को उन्होंने, इन सारी श्रेणियों को जब ये एक्ट लागू हुआ तो उन्होंने कहा कि ये सारे एक्ट में ये सारे जो अलग अलग शब्दावली है, इन सबको अलग करके उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति विधि व्यवसाय के लिए अधिकृत व्यक्तियों का एक ही वर्ग होगा और उसे अधिवक्ता कहा जाएगा। तो अब अधिवक्ता कहा जाएगा, तो अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय वो कब कर पाएगा? तो धारा 30 बताती है कि जब किसी व्यक्ति का नाम उस राज्य की नामावली में अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने के लिए दर्ज किया जाता है, तभी वह अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने के लिए अधिकृत होता है।
यदि किसी व्यक्ति का जो लॉ से ग्रेजुएट भी है, परंतु यदि उसका नाम उस राज्य के, जिस राज्य में वो व्यवसाय करना चाहता है या प्रोफेशन करना चाहता है, उस राज्य की राज्य नामावली में यदि उसका नाम दर्ज नहीं किया गया है, तो वह किसी भी अन्य व्यक्ति की ओर से अधिवक्ता नियुक्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बात आई कि अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के लिए उसका राज्य अधिवक्ता परिषद में एनरोलमेंट होना जरूरी होता है। अब इसके बाद हम देखें कि अधिवक्ता पत्र का कोई प्रारूप है क्या, कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रारूप किसी कानून के द्वारा बताया गया है? तो ऐसा नहीं है। अधिवक्ता पत्र का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है और ना कोई स्टैच्यूटरी प्रारूप ही दिया गया है, परंतु अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य परिषद जो हैं या संबंधित उच्च न्यायालय जो हैं, इस संबंध में नियम बनाकर उनके कोई प्रारूप निर्धारित कर सकते हैं। अब अधिवक्ता पत्र वास्तविक रूप में एक पक्षकार और एक अधिवक्ता के मध्य में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके माध्यम से वो उसमें एक पक्षकार अपनी निवेदन करता है और उसके अधिवक्ता जो हैं उस अधिवक्ता पत्र को स्वीकार करते हैं और फिर न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अधिवक्ता पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उस पक्षकार की ओर से अधिवक्ता द्वारा किए गए कार्य उस पक्षकार के द्वारा किए गए हैं, ऐसा माना जाता है। तो अब सबसे मुख्य बात आती है कि जब अधिवक्ता पत्र का कोई स्पेसिफिक प्रारूप नहीं है तो उस अधिवक्ता पत्र में क्या क्या लिखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले वो अधिवक्ता पत्र जो है उसका जो प्रारूप तो निश्चित नहीं है, पर उसमें इतनी बातें लिखी जानी चाहिए जिससे कोई व्यक्ति यह समझ सके कि किस व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, किस व्यक्ति ने अधिकार दिया है, किस प्रकरण के संबंध में अधिकार दिया है। तो कुछ ऐसे विवरण हैं जो उसमें दिए जाने चाहिए, जैसे जिस न्यायालय का नाम, जिस न्यायालय में वह अधिवक्ता पत्र प्रस्तुत किया जाना है उस न्यायालय का उसमें नाम लिखा होना चाहिए, नाम या डेजिग्नेशन। दूसरा, प्रकरण क्रमांक। किसी पक्षकार की ओर से एक अधिवक्ता पत्र देने के बाद वह उस पक्षकार के संपूर्ण प्रकरणों के लिए अधिवक्ता नियुक्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। हर एक प्रकरण के लिए अलग अधिवक्ता पत्र प्रस्तुत किया जाना पड़ता है। तो इसलिए उस अधिवक्ता पत्र में उस प्रकरण का नाम तथा उस प्रकरण के पक्षकारों के नाम भी लिखे जाने चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि वह अधिवक्ता पत्र किस प्रकरण के लिए दिया गया है। साथ ही वह अधिवक्ता पत्र किस तारीख को निष्पादित किया गया, उस निष्पादन की तारीख भी उसमें लिखी जानी चाहिए। फिर वो अधिवक्ता पत्र किस पक्षकार के द्वारा निष्पादित किया गया है। अब एक प्रकरण में कई सारे पक्षकार होते हैं, प्रतिवादी होता है, वादी होता है, अनावेदक होते हैं, अनावेदक होते हैं। आवेदक में भी कई आवेदक हो सकते हैं, अनावेदक में भी कई अनावेदक हो सकते हैं। तो अनावेदक में किस अनावेदक की ओर से प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, उसका क्रमांक या नाम या कुछ लिखा जाना चाहिए। तो ऐसी इतनी जानकारी उस अधिवक्ता पत्र में पक्षकार के संबंध में दी जानी चाहिए, जैसे उसका नाम, पिता का नाम, उम्र, कहाँ रहे, उसका निवास स्थान कहाँ है और उस प्रकरण में उसकी क्या हैसियत है, आवेदक है, अनावेदक है, अनावेदक क्रमांक 2 है, 3 है, इस प्रकार से। और यदि संभव हो तो उस पक्षकार का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी उसमें दर्ज की जानी चाहिए। साथ ही वो अधिवक्ता पत्र किन अधिवक्ताओं को दिया गया है या वो अधिवक्ता पत्र किन किन अधिवक्ताओं के द्वारा स्वीकार किया गया है, उनके नाम का विवरण भी होना चाहिए। तो उसमें अधिवक्ता महोदय का नाम, उनका राज्य की नामावली में किस नंबर पर उनका नाम दर्ज है, उसका क्रमांक जिसे हम एनरोलमेंट नंबर कहते हैं वो, अधिवक्ता महोदय का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कार्यालय का पता, ये सारी विवरण उसमें होने चाहिए। ये सारी चीज़ें इसलिए कि भविष्य में यदि किन्हीं कारणवश अधिवक्ता महोदय को कोई दस्तावेज़ देना है या कोई अन्य कार्य दस्तावेज प्रदान करना है तो वो उनकी वकालतनामा की जानकारी के आधार पर उन्हें भेज सकें। अब जब किसी वकालतनामे का कोई प्रारूप नियत नहीं है तो उस वकालतनामे में उपरोक्त विवरण के साथ साथ उसमें ये भी लिखा जाना चाहिए
कि एक पक्षकार ने अधिवक्ता को क्या क्या प्राधिकार दिए हैं। तो जैसे टू अपीयर, एक्ट और प्लीड, जैसे वो पक्षकार जो है, वो अधिवक्ता जो है उस पक्षकार की ओर से किसी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई कार्य करें, या प्लीडिंग से संबंधित कोई दस्तावेज देना या प्लीडिंग करने के संबंध में कार्य करें। रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन फाइल करना, यदि एक्स पार्टी ऑर्डर गया है तो एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड कराने के लिए, कोई मॉडिफिकेशन या करेक्शन करने के लिए कुछ देना है, कोई रिव्यू या कोई ऑर्डर हो गया उसे रिकॉल करना है या वापस लेने के लिए आवेदन लगाना है, अपील करनी है, रिवीजन करना है, एग्जीक्यूटिव कोर्ट में अपीयर होना है, कोई दस्तावेज साइन करना है, कोई प्लीडिंग साइन करना है, ये ऐसे अधिकार जो है उसके माध्यम से उसे दिए जाते हैं। परंतु इतने अधिकार देने के बाद भी यदि पक्षकार की ओर से कोई समझौता करना है, प्रकरण यदि वापस लेना है, या कोई दस्तावेज या किसी तथ्य को स्वीकार करना है, तो पक्षकार की सहमति की आवश्यकता होती है। किसी तथ्य या दस्तावेज को वो अधिवक्ता स्वीकार नहीं कर सकते, ना प्रकरण वापस ले सकते हैं, ना प्रकरण में समझौता कर सकते हैं। अब इन सब के बाद भी उसमें एक मुख्य चीज़ होती है, स्टाम्प, टिकट या न्याय शुल्क। तो एक अधिवक्ता पत्र में सामान्यतः 2 प्रकार के न्याय शुल्क लगते हैं। एक होता है कोर्ट के लिए, जो जिसे हम न्याय शुल्क कहते हैं, और दूसरी टिकट होती है अधिवक्ता कल्याण की, जो एक उस अधिवक्ता कल्याण निधि में जमा की जाती है। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है, ये लगाई जाती है। इसके बाद अब वकालतनामे के जैसा ही एक दूसरा दस्तावेज होता है, जिसे हम उपस्थिति पत्रक या मेमो ऑफ अपीयरेंस कहते हैं। परंतु मेमो ऑफ अपीयरेंस और अधिवक्ता पत्र में कुछ अंतर होते हैं। जैसे उपस्थिति पत्रक जो होता है वो किसी एक तिथि के लिए और किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए दिया जाता है। उपस्थिति पत्रक में जो है किसी पक्षकार की ओर से जो अधिवक्ता नियुक्त हैं वो भी किसी व्यक्ति को उपस्थिति पत्रक के माध्यम से नियुक्त कर सकते हैं, और उपस्थिति पत्रक में किसी पक्षकार के या उनके अधिवक्ता के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। केवल जो उपस्थिति पत्रक के माध्यम से जो अधिवक्ता उपस्थित हो रहे हैं वो हस्ताक्षर करके प्रस्तुत भी कर सकते हैं। तो ये अभी तक जो बात हुई, ये हमने वकालतनामे के संबंध में चर्चा करी। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई वो आपके लिए उपयोगी और संतोषप्रद होगी। और कानून की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरा चैनल कानून की बात अनुपम के साथ को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।